जो हम लोगों ने स्ट्रिंग और स्ट्रिंग वाला केस जो देख रखा था, ठीक है, तो उसी से मिलता जुलता कुछ और केसेज होते हैं जो कि इन्हीं के सिमिलर होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग स्ट्रिंग के सिमिलर अगर देखें, जैसे स्ट्रिंग में हम लोगों ने कोई भी एक ऑब्जेक्ट या बॉब जो है वो अटैच कर दिया था, और उसको हम लोगों ने कोई कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे करके उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन करा रहे थे, ठीक है। तो देखो यार, मान लो अगर हम लोग ये बात करें कि यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और उसके बाद ये एक इस तरह का कर्व्ड सरफेस है, ये इस तरह का कर्व्ड सरफेस है, ठीक है भाई। ये इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है जहां से ये कर्व शुरू हो जा रहा है सर्कल कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो अब हमारे पास ये बात आएगी कि अगर मान लो किसी एक ब्लॉक जिसका मास हम लोग ले लेते हैं स्मॉल एम, इसको कितनी वेलोसिटी दे ताकि यहाँ पे, अब एक ही बात सोचो, अगर ये स्मूथ सरफेस है तो जो यहाँ पे वेलोसिटी होगी, सपोज ये कैसा सरफेस है, स्मूथ, तो जो वेलोसिटी यहाँ पे वही वेलोसिटी इस वाले पॉइंट पे भी होगा, हाँ है ना। पहले ये बताओ, ये चीज तो क्लियर। मान लेते हैं u वेलोसिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें यही निकालना है जैसे हम लोगों ने स्ट्रिंग के केस में निकाला था कि मिनिमम यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर दे, ठीक है। मान लो ये वर्टिकल सर्कल वैसे है पूरा नहीं, लेकिन अगर बात करें कि यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच जाना चाहिए, और अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, यानी वो इसके इस साइड अगर कहीं पे भी कांटेक्ट लूज नहीं हो रहा है, तो इसके इस साइड भी अगर कंप्लीट रहता तो कांटेक्ट लूज नहीं होता। क्लियर? ये बताओ भाई, क्या ये चीजें क्लियर, हाँ या ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये मिनिमम वेलोसिटी अगर इतनी दे ताकि ये यहाँ तक पहुंच जाए, और यहाँ तक अगर पहुंच जाए तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जैसे ही यहाँ तक पहुंचेगा तो इसके बाद अगर रहता तो ये पाथ, अगर सपोज इस ये जो हमने पाथ लिया है, अगर ये पाथ अगर कंप्लीट होता तो कंप्लीट भी कर जाता। क्लियर ये चीज? पहले ये बताओ भाई, हाँ या ना, पहले ये बताओ, फटाफट बोलो जल्दी से, क्या ये चीज सभी को क्लियर है? यानी एक बात सोचो, इसमें टेंशन की जगह कौन एक्ट कर रहा है? एक बार सोचो, इसमें टेंशन की जगह पे कौन एक्ट कर रहा है? यहाँ पे देखो कि टेंशन की जगह पे इसमें कौन एक्ट कर रहा है? टेंशन की जगह पे कौन एक्ट कर रहा है? नहीं, कोई और फोर्स। चलो एक पता चलेगा तभी। जैसे यार एक बार सोचो, वहां स्ट्रिंग से हमने अटैच कर रखा था, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग से अटैच नहीं किया है। जैसे मान लो ये सेंटर है, सपोज यहाँ पे हमें स्ट्रिंग से अटैच नहीं कर रखा है हमने, ये बस इस ब्लॉक को ही ऐसे प्रोजेक्ट किया हमने। मान लो ये एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक है, जब ये यहाँ पहुंचा तो उस समय वेलोसिटी v है और ये एंगल थीटा है। जरा एफबीटी बनाए अगर हम लोग इसका, तो देखो यार इसके ऊपर एक नॉर्मल लगेगा, ध्यान से देखो, मैं इसी फोर्स की बात कर रहा था। वहां पे जो टेंशन फोर्स का जो काम था वो यहाँ पे कौन कर रहा है? नॉर्मल, हाँ है ना। दूसरा एक और कौन सा फोर्स लगेगा? तो mg फोर्स लगेगा। और एक तीसरा कौन सा फोर्स लगेगा? तो mv। मान लेते हैं इसका रेडियस कितना है? कैपिटल R। तो किसके बराबर होगा? तो एम वी स्क्वायर अपॉन कितना? कैपिटल आर। ये थीटा, तो ये भी किसके बराबर? थीटा के बराबर। क्या बोलते हो, सही है? क्या ये चीज क्लियर हुआ सभी को? एफबीडी क्लियर? यार एक बात बताओ, ये कर्व्ड ट्रैक है, उसके ऊपर हमने कुछ नहीं किया, इस ऑब्जेक्ट को v वेलोसिटी दे रहे हैं, u वेलोसिटी, ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अब एक बात सोचो कि यहां से अगर हम लोग देखें इसका इक्वेशन अगर लिखे इस पॉइंट पे, तो क्या लिखूंगा मैं कि n इक्वल्स टू, अब इसके ऊपर बैठ के देख रहे हैं तभी तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगा, तो क्या होगा? तो n इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा, n इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर, हाँ है ना। अब एक बात सोचो, ये सेम इक्वेशन आया था टेंशन के लिए, याद करो, सेम इक्वेशन आया था टेंशन के लिए, हाँ या ना। टेंशन के लिए याद करो, अगर स्ट्रिंग से अटैच कर दिया था एक बॉब को और तब उसको कुछ u वेलोसिटी दी थी थीटा एंगल पे, बस इस n की जगह पे टेंशन आया था, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम इक्वेशन यहाँ पे आ रहा है। और एक और चीज, अगर मान लो हम एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखे तो उसके लिए भी वो तो दोनों सेम ही आएगा। अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखूं तो ये हमारा किसके बराबर भाई? तो ये आएगा r cos थीटा के बराबर। ये आएगा किसके बराबर? r cos थीटा। यानी ये जो पार्ट है वो कितना होगा? तो r माइनस r cos थीटा। क्या ये चीज क्लियर?
फटाफट बोलो हाँ या ना। ये पूरा कैपिटल आर है, ये आर कॉस थीटा हुआ, तो ये पूरा कितना आर माइनस आर कॉस थीटा। और मैं अगर इस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी अगर जीरो लेता हूं, इस लेवल पे अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले रहा हूं, तो एनर्जी का इक्वेशन क्या बनेगा? फिर से क्या एक बात बताओ कि यहाँ एनर्जी कंजर्व रहेगा क्या? हाँ या ना? क्या यहाँ पे एनर्जी कंजर्व रहेगा? फटाफट बोल। रहेगा, क्यों? क्योंकि दो फोर्सेज वर्क कर रहे हैं, एक हमारा कौन सा नॉर्मल, दूसरा कौन सा mg। नॉर्मल के द्वारा वर्क डन जीरो, क्यों? क्योंकि हमेशा ये नॉर्मल जो है वो डिस्प्लेसमेंट dr जो होगा उसके परपेंडिकुलर ही होगा, तो नॉर्मल के द्वारा वर्क डन जीरो। कौन वर्क कर रहा है? केवल mg वर्क कर रहा है। और जब केवल mg वर्क करेगा यानी हमारा जो एनर्जी रहेगा वो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो चलो यार, एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखे तो क्या मिलेगा अपने को? तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, इस पॉइंट का नाम मैं देता हूँ ए, इस पॉइंट का नाम देता हूँ बी। बेटा ये कलर जो लिख रहा हूँ ये विजिबल है आप लोगों को? ये जो कलर मैंने अभी लिखा वो विजिबल है ना? चलो ठीक है। यहां से मैं क्या लिखूंगा? फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यू ए प्लस के ए इक्वल्स टू यू बी प्लस के बी। तो यू ए प्लस के ए इक्वल्स टू यू बी प्लस के बी, यानी हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम इंटू कितना यू स्क्वायर इक्वल्स टू, जब अगर थीटा एंगल पे पहुंचेगा तो कितना ऊपर उठा? तो ये वाला कितना ऊपर उठा, ये तो इतना हाइट ऊपर उठा, तो कितना आएगा एम जी इंटू आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा के बराबर। और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर? तो चलो भाई हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितना? तो हाफ एम वी स्क्वायर। एक बात बताओ कि ये इक्वेशन भी एग्जैक्टली सेम आया था क्या? ये इक्वेशन भी एग्जैक्टली सेम आया था, स्ट्रिंग वाले केस की बात कर रहा हूं मैं। यानी एक बात सोचो, ये जो केस आएगा वो किसकी तरह काम करेगा? ये जो केस आएगा वो किसकी तरह काम करेगा? स्ट्रिंग वाले केस की तरह काम करेगा। यानी अगर जो भी रिजल्ट हमने स्ट्रिंग वाले केस में निकाला था वो सारे रिजल्ट जो हैं इस वाले में वैलिड होंगे। तो ये किसके सिमिलर होगा? सिमिलर टू स्ट्रिंग केस। जो स्ट्रिंग वाला केस हमने किया था, दो ही केस किया है, एक स्ट्रिंग और दूसरा कौन सा? लाइट रॉड। तो ये स्ट्रिंग वाले केस के सिमिलर होगा। ठीक है भाई, स्ट्रिंग वाले केस के सिमिलर होगा। जो भी रिजल्ट वहां हमने निकाला वो रिजल्ट यहाँ भी वैलिड होगा। यानी u की वैल्यू किसके बराबर? u शुड बी ग्रेटर देन √5 g r के बराबर। क्या मैं आप डायरेक्ट लिख दूं या पूरा का पूरा जो सारा 2 दिन में पढ़ा दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि सारी चीजें उसमें एक एक चीज हमने देख लिया है कि √2 gr 2, √2 gl 2, √4 gl 2, √5 gl 2, सब में क्या क्या होगा। लेकिन हमने देख लिया कि दोनों इक्वेशन सेम आ रहा है। तो उसके लिए कंडीशन अब क्या होगी? जैसे वहां पे टेंशन एट द टॉप शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे नॉर्मल एट द टॉप शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो किसके बराबर? तो v शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू √g इंटू कैपिटल R के। क्लियर? फटाफट बोलो जल्दी से। क्या अब हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं? क्योंकि बिल्कुल स्ट्रिंग का केस है ये। velocity at the top should be greater than equals to √gr, normal at the top should be greater than equals to 0। ठीक है भाई। और इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल यानी लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो होना चाहिए वो √5gr से बड़ा होना चाहिए। अब एक बात देखो, जो भी चीजें आपसे पूछा जाए क्या सारा चीजें बता सकते हो? हाँ है ना? मैं बोलूँ एक बात बताओ, √2gr दिया, कहाँ से कहाँ तक जाएगा? तो लो भाई सर इसी के बीच ही ऑसिलेट करेगा। अगर खैर ये अगर रहता तब, अदरवाइज ये तो पीछे ही आ जाएगा। हाँ है ना? समझ आया ये चीज पहले सभी को? अगर मान लो ये किस तरीके का कर्व्ड पाथ है तो इसका मोशन अब हम डील कर सकते हैं। फटाफट बोलो बेटा जल्दी से, जितना जल्दी रिप्लाई करोगे, जितना एक्टिव रहोगे उतना ही अच्छे से समझ आएगा आप लोगों को। क्या ये क्लियर? क्या अब इसमें जो भी पूछा जाए, देखो 2 दिन हमने लगा करके स्ट्रिंग केस ढंग से समझाया, पूरी चीजें एक एक समझ लिया हमने। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, ऐसे ही आज थोड़े बहुत सिमिलर केसेस देखने अपने पास। देखो अब थ्योरी पूरी कंप्लीट हो गई, ऐसे ही थोड़े थोड़े सिमिलर केस आएंगे। जैसे मान लो, अब एक बात देखो, आप लोग अभी ये बताना कि कौन किसके सिमिलर है, जरा जरा सोच करके बताना आप लोग कि किसके सिमिलर है ये। ठीक है, मान लो मैंने ये ले लिया, यहाँ पे एक ऐसा सर्कल ले लिया मैंने, ये लो भाई सर्कल ले लिया। अब एक बात देखो, इसके ऊपर
मैंने क्या किया, एक रिंग बना दिया, ये ऐसा एक बीड टाइप का बना दिया, एक ऐसा बीड टाइप का, ठीक है। ये इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी में अगर u दे रहा हूं, अगर इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी में u दे रहा हूं, तो सपोज ये रेडियस किसके बराबर है, कैपिटल आर के। अब मुझे अगर ये पूछना है कि ये किसके सिमिलर होगा, ये बताओ। ये मैंने ये जो बीड एक रखा है, यहां से इसको इनिशियल वेलोसिटी दे दिया। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि चलो एक बात बताओ भाई, ठीक है, यहां से एक बात देखो कि ये u की वैल्यू कितनी होगी, ये सिमिलर किसके होगा, ये चीज देखो। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले कि जो वहां पे केस था, दो केस हमने देखा, एक स्ट्रिंग का और दूसरा एक लाइट रॉड का केस, उसके सिमिलर हमें फाइंड करने होंगे ना। तो उसके लिए सबसे पहले इसका एक बार एफबीडी बना करके देखो कि कौन सा फैक्टर इसको सर्कुलर पाथ पे मूव करा रहा है। तो अब एक बार सोचो, जब ये बीड होगा तो क्या इसके ऊपर नॉर्मल ऊपर लगेगा, हाँ या ना, ये बताओ। नीचे mg लगेगा। देखो दो चीजें, दोनों में जो केस देखा है ना हमने, उसमें क्या डिफरेंस है वो समझ लो एक बार। अगर आपने वो डिफरेंस समझ लिया तो केस आप अपने आप खुद बता दोगे और सारी चीजें सॉल्व भी हो जाएगी। जैसे मैंने क्या बोला था स्ट्रिंग वाले केस में कि भाई यहां से जब u वेलोसिटी दोगे आप, तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ टेंशन जो हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब यहाँ टेंशन के 0 होने की पॉसिबिलिटी है अगर हम स्ट्रिंग के केस की बात करें। लेकिन रॉड के केस की बात करें तो रॉड के केस में हमें पता है कि यार रॉड जो है वो स्लैक नहीं कर सकता, रॉड स्लैक नहीं कर सकता, यानी उसमें टेंशन की जरूरत नहीं है। उसमें रॉड के बारे में, रॉड के केस में टेंशन 0 होने की बात है ही नहीं। वहां पे पिछले केस में नॉर्मल 0 होने के चांसेस थे, तो वहां वो किसके सिमिलर हो गया, स्ट्रिंग के केस की। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो नॉर्मल या टेंशन के 0 होने के चांसेस नहीं हो तो रॉड का केस, अगर हो तो स्ट्रिंग का केस। अब जरा इस बीड की बात करो, जरा एक बार सोचो, ऐसे बीड को मैंने कुछ वेलोसिटी दिया, अभी नॉर्मल ऊपर लगेगा, नीचे mg, और अगर वेलोसिटी दिया अपने आप इसके ऊपर बैठ के देखो तो चलो यार mu²/r भी लग जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ये यहाँ पहुंचेगा तो क्या इस पे नॉर्मल 0 होने की पॉसिबिलिटी है क्या, ये बताना जरा। ये बीड अगर हुआ, जैसे रिंग टाइप की बात कर रहा हूँ, रिंग अगर मान लो यहाँ वेलोसिटी दे दी, जैसे होता है ना सर्कुलर आर्क के ऊपर हमने या सर्कल के ऊपर ऐसी वेलोसिटी दे दी, ये पूरा ऐसे ऐसे घूम जाता है, क्या यहाँ पे नॉर्मल 0 होने की पॉसिबिलिटी है क्या, ये बताओ पहले। वही चीज डिसाइड करेगा कि ये रॉड का केस होगा या स्ट्रिंग का केस। क्या यहाँ नॉर्मल 0 होने की पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं है भाई। एक बार सोचो ना, ये रिंग ऐसे है, जैसे ही यहाँ जाएगा तो मान लो ऐसे हो गया यहाँ पे, तो ऐसे हो गया तो फिर भी नॉर्मल कब लगेगा, जब वो बीड जो है वो कांटेक्ट में आ जाए। बीड जो है वो कांटेक्ट में आ जाए, तो ये अगर मान लो ऐसा अगर कांटेक्ट में आ गया तो भी तो नॉर्मल लग जाएगा, हाँ है ना। यहाँ पे अगर जैसे बीड अगर नीचे गिरा तो नीचे गिरने की कोशिश करेगा तो वो तो रहेगा इस रिंग से अटैच ही रहेगा, तो ये इसके ऊपर नॉर्मल ऊपर लग जाएगा, हाँ है ना, पहले ये बताओ। नॉर्मल ऊपर लग जाएगा, तो क्या यहाँ पे हमें नॉर्मल के बारे में सोचने की जरूरत है क्या, पहले ये बताओ। क्या यहाँ पे हमें नॉर्मल के बारे में सोचने की जरूरत है क्या, पहले ये बताओ। थोड़ा फील आएगा तभी, याद रटना नहीं अपने को। मैं रिपीट करता हूँ, एक बार सोचो, हमें कौन सी चीज, जो पहले वो ढंग से समझ लो, स्ट्रिंग और रॉड के केस को क्या चीज सेपरेट करती थी। स्ट्रिंग के केस में वो स्ट्रिंग के स्लैक होने के चांसेस थे। थोड़ा ऐसे समझ लो कि ये रिंग जो है या बॉब जो अटैच करते थे उसके डायरेक्ट नीचे गिरने के चांसेस थे। पिछले वाले केस में जब देखो, ट्रैक वाले केस में, उसमें भी चांसेस थे कि वो ब्लॉक जो है वो नीचे डायरेक्ट गिर जाए, नीचे डायरेक्ट गिर जाए, यानी नॉर्मल या टेंशन जो भी है उसके 0 होने के चांसेस थे। कि यहाँ पे ये रिंग ऐसे, ये जो बीड हम लोग दे रहे हैं, क्या ये सर्कुलर रिंग को या सर्कुलर सर्कल जो है, क्या उसको तोड़ के नीचे आ सकता है क्या, ये बताओ। इसको तोड़ के नीचे नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, यानी इसमें नॉर्मल 0 होने के चांसेस नहीं है। क्या हमें नॉर्मल के बारे में सोचना चाहिए क्या, क्या हमें नॉर्मल के 0 होने के बारे में सोचना चाहिए क्या, ये बताओ। नहीं सोचना चाहिए, तो ये बताओ किसका केस, रॉड का, लाइट रॉड का केस। हाँ, तो डाउन में अगर mg भी है, अगर एक बार सोचो तो क्या हो गया भाई, वो तो लगेगा, mg भी लगेगा, अभी इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा, मान लो यहाँ वेलोसिटी भी, तो इधर की तरफ mv²/L लगेगा। हमने पूरा थोड़ी बना था, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि नीचे गिरेगा क्या,
क्या ये नीचे गिरेगा क्या, ये बताओ पहले। नहीं गिर सकता। तो हमें ये चीज दे दो, नीचे गिरने के चांसेस है ही नहीं, तो ये बस इसके लिए जरूरी क्या होना चाहिए, अगर ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना चाहता है तो इसके लिए जरूरी क्या हो है, नॉर्मल तो जीरो होने के चांसेस है नहीं भाई, बस वेलोसिटी यहाँ पे जीरो नहीं होनी चाहिए, हाँ या ना। इसके लिए चांसेस क्या है कि इसके लिए कंडीशन क्या है कि वेलोसिटी एट द टॉप शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, कि हमारी यही बस मांग रहेगी कि अगर हम सर्कल कंप्लीट करना चाहते हैं तो वेलोसिटी एट द टॉप शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। भाई सही बात है, हाँ या ना पहले बताओ यार, समझ आया कि नहीं, समझ आने से मतलब है भाई, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है भाई। तो ये किसका केस, लाइट रॉड का केस, यानी यहां से हम लोग ये जो किसके सिमिलर होगा, तो चलो भाई सिमिलर टू लाइट रॉड, सिमिलर टू लाइट रॉड, लाइट रॉड के केस के सिमिलर होगा। और यहां से अगर मैं पूछूं कि u की वैल्यू कितनी, तो u शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 4gl, हाँ या ना ये बता दो यार, समझ आया पहले ये बताओ। कल हम लोगों ने ये सारी चीजें निकाल रखी है, आज तो बस प्रिडिक्ट कर रहे हैं कैसे ये किसका केस है, वहां से रिजल्ट डायरेक्ट लिख रहे हैं अपन, हमें सारे केस अलग अलग से डील करने की जरूरत भी नहीं है। करोगे तो फिर से वही इक्वेशन कि यहाँ पे वेलोसिटी एटलीस्ट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इक्वेशन बिल्कुल वही चीज, बस बात खत्म। अरे ये समझ आया, u शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 4gl। चलो यार एक और केस देता हूं मैं, आपको समझना, एक और केस, मान लो ये एक जो थिन जो है वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है सर, या ट्यूब मान लो, ट्यूब थोड़ा ज्यादा सही रहेगा, ट्यूब जो है वो थोड़ा ज्यादा सही रहेगा, ऐसा ट्यूब बना हुआ है, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने क्या किया, ये जो डायमीटर है ना इससे थोड़ा सा ही छोटा, मतलब डायमीटर बोल रहा हूँ कि ये जो इनकी जो ये जो डिस्टेंस है ना उससे जस्ट थोड़ा सा ही छोटा ही एक ब्लॉक है, हमने इसको वेलोसिटी u दे दी, हमने इसको क्या दे दिया, u वेलोसिटी दे दिया। अब जब u वेलोसिटी दे दिया तो हमें निकालना है कि ये u की वैल्यू कौन सी होगी जिससे कि ये सर्कल कंप्लीट कर दे। तो अब आप पहले सोच के बताओ, पहले आप सभी अपने अपने खुद से सोचो कि ये रॉड का केस होगा या स्ट्रिंग का केस होगा, ये सोचो पहले एक बार। अब ये चीज आइडिया लगाना मैंने सिखा दिया, रॉड का या स्ट्रिंग का, रॉड केस या स्ट्रिंग केस। चलो महक ने जवाब दे दिया, सही है, नेहा का भी जवाब सही है, नामन तुम्हारा गलत है भाई, ठीक से सोचो एक बार, वंदना का भी सही है, सही है, सही जा रहे हो यार, रॉड का केस है भाई। एक बार सोचो जरा, अगर हम एफबीडी बनाए इसमें तो क्या इसके ऊपर एक नॉर्मल लगेगा, हाँ भाई लगेगा, नीचे एक mg लगेगा, हाँ लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mu स्क्वायर बाई आर, जो कि आर यहाँ से लगभग इसके मीन डिस्टेंस को लेते हैं, आर ये mu स्क्वायर बाई आर। अब एक बार सोचो मैंने क्या बोला कि अगर सपोज तुमने वेलोसिटी दी तो नॉर्मली प्रोवाइड करना है ना, ज्यादा हुआ तो पहले ये कांटेक्ट में रहेगा फिर बाद में इसके कांटेक्ट में आ जाएगा, ज्यादा हुआ तो क्या हो गया, पहले ऊपर वाले के इसके वाले कांटेक्ट में था, ज्यादा हुआ तो नीचे वाले कांटेक्ट में आ जाएगा तो फिर से नॉर्मल प्रोवाइड कर देगा। तो क्या यहाँ पे नॉर्मल के जीरो होने के चांसेस हैं क्या, ये बताओ पहले, मान लो यहाँ v वेलोसिटी, क्या यहाँ पे नॉर्मल के जीरो होने के चांसेस हैं क्या, नहीं। इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि v एट द टॉप शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, यही हमारी कंडीशन होनी चाहिए किसके लिए, टू कंप्लीट सर्कुलर मोशन, ये क्या होगा कंडीशन टू कंप्लीट सर्कुलर मोशन, कंडीशन टू कंप्लीट सर्कुलर मोशन में शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है भाई, वर्टिकल सर्कल लिख देता हूं, कंडीशन टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। ये अगर वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना चाहता है उसके लिए कंडीशन क्या होगी, तो ये v एट द टॉप शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, यानी मैं क्या ये लिख सकता हूँ क्या, u शुड बी ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 4gl, हाँ या ना, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ u शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4gl के बराबर, फटाफट बोलो जल्दी से, क्या एकदम सही से समझ आया, फील आया इस चीजों में, हाँ या ना।
जल्दी बोलो भाई, फटाफट बोलो, क्या ये क्लियर हुआ? चलो यार क्लियर यहाँ तक। चलो अब सवाल करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद अब ये देखो, ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट हो गया अपना, ठीक है। एक केस बचा हुआ है कि सर्फ स्फेयर के ऊपर का मूवमेंट, वो हम लोग सवाल के थ्रू करेंगे। तो अब सवाल देखते हैं, हम लोग सवाल करते हैं। पहला सवाल ये दिया हुआ है कि मान लो, पहला सवाल आपको ही करना है। अब सारी चीजें मैंने फोर्स, एनर्जी, सब ये सब एनर्जी का इक्वेशन और फोर्स का इक्वेशन लिखना बहुत बार सिखा दिया है मैंने। ये मान लो L है और यहाँ पे एक बॉल, इसका मास ले लो m, और इसको मैंने वेलोसिटी दे दी कितना, √10 GL के बराबर। वेलोसिटी कितनी दे दी, √10 GL के बराबर, ठीक है भाई। पहला सवाल है कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी व्हेन string is horizontal, string is horizontal, string is horizontal। दूसरा सवाल हमें, अभी पहले सवाल देख लेना आप लोग, उसके बाद सॉल्व करना है सारे सवाल, ठीक है। दूसरा सवाल होगा कि V, टेंशन भी निकाल ही लेना साथ में, V और T सब चीज निकाल लेना। यहां से एक रिजल्ट भी आएगा, वो भी ध्यान रखना है। V की वैल्यू, T की वैल्यू क्या होगी एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट पे V और T की वैल्यू क्या होगी। और C पार्ट अगर हम लोग देखें, C पार्ट की बात करें तो कितना, जब थीटा इक्वल्स टू 37 डिग्री, चलो देन V और T। ये थर्ड पार्ट आपको खुद से घर से सॉल्व करके लाना है, नहीं तो आप लोग तीनों इसी तीनों सवाल में घर पूरा एक घंटा लगा। अब पहले एक सवाल पूछता हूं मैं, पहले वो सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे पहले टेंशन जीरो की वेलोसिटी जीरो। जितने लोग बेटा अभी तक जवाब दिए हैं ना, महक, बादल, नमन, वंदना, अपना सर जो है ना बगल वाली दीवार में जाके एक बार जोर से मारो पहले। यार कैसे जाहिल लोग हो यार, मैंने क्या बताया था, जब U ग्रेटर देन √5GL हो तो सर्कल कंप्लीट होगा। जब U ग्रेटर देन √5GL होगा तो सर्कल कंप्लीट होगा भाई। और जब ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट ही करता जाएगा तो ना तो वेलोसिटी जीरो होगी ना टेंशन जीरो। मतलब सर आप कोई भी सवाल पूछो, ऑप्शन दे दो, हम तो एक सवाल तो एक तो ऑप्शन टिक कर ही देंगे, है ना। समझ आया? पहले ये बताओ तुम लोगों को यार। अरे यू की वेलोसिटी वैल्यू तो देखो यार, √10 GL है। अरे एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था कि U अगर ग्रेटर देन इक्वल टू √5GL, U अगर ग्रेटर देन √5GL तो क्या सर्कल कंप्लीट। U अगर ग्रेटर देन √5GL तो क्या सर्कल कंप्लीट। ये क्या ग्रेटर देन √5GL है, तो भाई जब सर्कल कंप्लीट ही होगा तो टेंशन क्यों जीरो होगा। ये देखो नमन बोल रहा है, अच्छा ओके लिख रहे हो। ये जब सर्कल कंप्लीट ही कर लेगा तो वेलोसिटी या टेंशन के जीरो होने के चांसेस होंगे कहां से। अगर ये सर्कल कंप्लीट कर ही लेगा तो वेलोसिटी जीरो क्यों होगी या टेंशन जीरो क्यों होगा। समझ आई बात? कल का केस मैंने इसीलिए ढंग से बताया था आपको, एक एक चीज मतलब मैथमेटिकली कैलकुलेट करवा के दिखाया था कि देखो बेटा ये चीज यहां से आ रही है। समझ आया? पहले फटाफट अब सवाल पे भिड़ो यार, मुझे लगा था सब सही आंसर दोगे, खुशी होगी मुझे। बताओ क्या ही करते हो यार। पहला सवाल निकालो, फटाफट निकालो पहला सवाल। जितने लोगों का आंसर आ जाए वो फटाफट बोलते जाना कि हाँ सर आ गया। ऐसा सवाल कर चुके हैं, बस आप लोग प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं ताकि आप खुद से एनर्जी का इक्वेशन लिखना सीख जाओ। अब इसमें सवाल ही बचा हुआ है, थोड़े अच्छे सवाल करेंगे उसके बाद हो जाएगा, कल अपना सेंटर ऑफ मास शुरू हो जाएगा। चलो यार देखो यार सवाल करते हैं अब अपन। तीसरा सवाल तुम्हें घर से ही करना है, फटाफट देखो। अब यहाँ से जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाए उस समय की वेलोसिटी और टेंशन निकालनी है अपने, ठीक है। ये जब अगर मान लो हॉरिजॉन्टल हो जाए तो उस समय वेलोसिटी कितनी v और इधर की तरफ टेंशन कितना t मान रहे हैं, ठीक है। स्मॉल m मास है इसका। अब एक बात देखो कि यार मैंने बोला तो दो ही तरह के इक्वेशन लिखने हैं, एक कौन सा एनर्जी का और दूसरा कौन सा फोर्स का। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं यार, जो एनर्जी जो है
उसके लिए इस लेवल पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेते हैं। मैंने बताया था कि सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी एक जगह पे 0 मान लो आप लोग। अब एक बात देखो यार, यहां से ये पॉइंट ए मान लेते हैं और इसको पॉइंट बी मान लेते हैं। पॉइंट ए और बी की बात करें हम लोग, जरा एक बार बताना कितने लोगों का आंसर आ गया, ये बताओ कितने लोगों का आंसर आ गया है? बस 3 लोग। एक बात बताओ, तुम लोग क्या ही कर रहे हो भाई? 2 ही इक्वेशन लिखना है। कोई एनएलएम की तरह ऐसा भी नहीं कि पहले एफबीटी बनाओ फिर बार बार बहुत सारे इक्वेशन लिखो। 2 इक्वेशन लिखना है, सारी चीजें कैलकुलेट हो जाएंगी। बेटा आप लोग अगर लेके बैठे हुए हैं ना, बस वीडियो देख रहा हो, नहीं समझ आएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, तो थोड़ा रिस्पॉन्स करो यार आप लोग। यहाँ देखो, ये हम लोग बात करते हैं कि यू ए प्लस के ए इक्वल्स टू यू बी प्लस के बी। बस एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखना है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा वेरिएशन हो। ए पे पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम इंटू यू स्क्वायर इक्वल्स टू यू बी निकालना है। यू बी कितना? तो एल लेंथ ऊपर उठा, एल हाइट, तो किसके बराबर? तो एम इंटू जी इंटू एल प्लस काइनेटिक एनर्जी तो हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। यहां से देखो ये वी एम सारा कैंसिल आउट होगा, यू स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर? तो अब एक बार देखो 10 जी एल अपॉन 5 यानी किसके, सॉरी 2, कितना आएगा? 5 जी एल माइनस जी एल, यही आएगा, इंटू 2 इक्वल्स टू वी स्क्वायर। यानी v की वैल्यू किसके बराबर? तो √8 GL के बराबर। v की वैल्यू किसके बराबर? √8 GL। समझ आया सभी को? हाँ है ना? सही है, बहुत बढ़िया। चलो अच्छी बात है। v इक्वल्स टू कितना आ गया? √8 GL। सही है, अच्छा चलो। अच्छा टेंशन निकालना है तो एफबीटी बना लो भाई। यहाँ पे टेंशन T इधर की तरफ, यहाँ पे mv²/L इधर की तरफ, नीचे की तरफ mg। तो क्या होगा? टेंशन T इधर, mv²/L यानी T की वैल्यू किसके बराबर? तो चलो यार T इक्वल्स टू हम कितना निकाल सकते हैं? तो m इंटू v²/L यानी m इंटू 8GL अपॉन कितना? L, यानी फाइनली किसके बराबर? तो 8mg के बराबर। यही हमारा क्या होगा? टेंशन T की वैल्यू। क्लियर? फटाफट बोलो। सही है, चलो अच्छी बात है। चलो दूसरा पार्ट अब शुरू करते हैं। किसी को कोई दिक्कत इसमें? हाँ है ना? फटाफट बोलो। किसी को कोई दिक्कत इसमें? चलो फिर नेक्स्ट पार्ट करो, अपने सेकंड पार्ट करो। सेकंड पार्ट करो फटाफट। सेकंड पार्ट में t इक्वल्स टू 0। नहीं भाई, t 0 आएगा ही नहीं। कैसे आ सकता है t 0? जब √5GL से बड़ा है तो कैसे आ सकता है? √5GL से बड़ा है, टेंशन तो 0 आ ही नहीं सकता। कुछ नहीं, एनर्जी कंजर्व करना अपने को। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ से देखते हैं। बी पार्ट अगर देखते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट मान लो यहाँ पे मैंने पॉइंट का नाम ले लिया सी। क्या लिख सकते हैं? यू ए प्लस के ए इक्वल्स टू यू सी प्लस के सी। बेटा सॉल्व करोगे तभी कुछ हो पाएगा। यहाँ देखो, यू ए की वैल्यू हमें पता है 0, यू ए कितना? 0 के बराबर। ठीक है भाई, चलो 0 प्लस के ए की वैल्यू किसके बराबर? काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ एम यू स्क्वायर। क्या लिखेंगे? 1/2 m u स्क्वायर इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी C पे कितना होगा? तो यहाँ से 2L लेंथ ऊपर जाएगा, 2L हाइट ऊपर, तो कितना आ जाएगा? तो 2m इंटू जी इंटू एल और प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना? हाफ m इंटू वी सी स्क्वायर। और वी सी स्क्वायर यानी वी स्क्वायर मान लेते हैं, यही हमें निकालना है। m सारा कैंसिल आउट। चलो भाई m सारा कैंसिल आउट हो गया, यानी ये वैल्यू किसके बराबर? 10/2 यानी 5GL माइनस 2GL, यही आएगा ना जी, और इंटू 2 और इसका स्क्वायर रूट इक्वल्स टू v, यानी v इक्वल्स टू किसके बराबर? 5 माइनस 2, 3 इंटू 2 6GL के बराबर। v की वैल्यू किसके बराबर? √6GL के बराबर। क्लियर? v की वैल्यू किसके बराबर? √6GL। कितने लोगों का आया था भाई? फटाफट एक बार जरा बोलना, कितने लोगों का आ गया था √6GL?
चलो यार, पिछली बार से तो थोड़े ज्यादा लोग एक्टिव तो हुए कम से कम। थोड़ा बाकी लोग भी अपने आप को एक्टिव करो यार। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ से अगर हम टेंशन की बात करें तो यार यहाँ से देखो, नीचे टेंशन, नीचे mg और ऊपर के डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल लगेगा mv²/L। क्या लिख सकते हैं? तो टेंशन T प्लस mg इक्वल्स टू m इंटू v² अपॉन कितना, L के बराबर। तो टेंशन T इक्वल्स टू, यानी T प्लस mg इक्वल्स टू m इंटू कितना, v² की वैल्यू कितना, 6gl, 6gl अपॉन कितना, L के बराबर। तो यहां से बताना, यहां से T की वैल्यू किसके बराबर भाई? तो T की वैल्यू 5mg। अब ये बताओ भाई कितने लोगों का सही, फटाफट बोलो जल्दी से, कितने लोगों का सही? इसमें थोड़ा कम रिस्पॉन्स आ रहा है बेटा। देखो दो ही तरह का इक्वेशन लिखना अपने को। mg लेना भूल गए, क्यों भाई mg लेना भूल क्यों गए यार? mg नहीं लोगे तो कैसे काम चलेगा? चलो देखो यार, अब एक और चीज मैंने बोला कि इस वाले पॉइंट पे टेंशन निकालो। तो एबीडी तो मैंने बना दिया है, टेंशन टी ऊपर, नीचे mg और नीचे mu²/L। ठीक है, यहां से देखो तो क्या लिखेंगे, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, यहां से एक रिजल्ट आएगा वो हमें याद रखना है भाई। ऊपर टेंशन टी, नीचे mg, यानी T इक्वल्स टू mg प्लस mu²/L के बराबर। क्या फोर्स इक्वेशन में किसी को कोई दिक्कत? क्या फोर्स वाले इक्वेशन में किसी को कोई दिक्कत? चलो नहीं है भाई, अच्छी बात। T इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, mg प्लस u की वैल्यू कितनी है यार, √10gl, यानी कितना आ जाएगा? तो L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 mg के बराबर, यानी किसके बराबर, 11 mg। यहां से देखो, यहां से एक काम करते हैं, इसको मैं TC और इसको मैं लिख देता हूं TA। चाहे आप किसी भी वेलोसिटी से थ्रो कर दो, TA माइनस TC इज ऑलवेज 6 mg। ये ध्यान रखना, चाहे कोई भी वेलोसिटी मिले, ये ऑलवेज 6 mg के बराबर। ये रिजल्ट आप ध्यान रखना, TA माइनस TC इक्वल्स टू ऑलवेज 6 mg। TA माइनस TC इज ऑलवेज इक्वल्स टू कितना, 6 mg के बराबर। क्या mg के द्वारा वर्क डन हमेशा सेम? हाँ, कोई भी वैल्यू के लिए। क्या एक बात बताओ, यहां से देखते हैं अपने पास, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा सही से देखें तो क्या यहां से जब यहां तक जाएगा तो mg के द्वारा वर्क डन सेम? हाँ या ना? mg के द्वारा वर्क डन। तो अब एक बात सोचो, mg के द्वारा वर्क डन सेम, तो UA प्लस KA इक्वल्स टू आप लिखोगे UC प्लस KC। तो क्या UA ऐसे लिखें, इसके बाद ऐसे लिख सकते हैं कि अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सेम है तो क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी सेम आएगा? हाँ या ना? क्या चेंज, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सेम, तो देखो यार T2 माइनस T1 करोगे तो वो तो mv, कुछ mv² वाला ही तो टर्म आएगा। हाँ या ना? जो अगर T2 माइनस T1 करोगे कुछ mv² वाला ही टर्म। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी कितनी भाई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी कितना, वही आएगा। ये चीज समझ आया आपको? हाँ या ना, ये बताओ, क्या ये चीज क्लियर हुआ? एक बात सोचो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सेम, हाँ या ना, हमेशा के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सेम होगा। तो अब एक बात सोचो कि चेंज इन UA प्लस के इक्वल्स टू UC प्लस KC लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो मैं अगर लिखूं UA, या ऐसे लिख दूं UC माइनस ऑफ UA इक्वल्स टू UC माइनस UA इक्वल्स टू मैं KA माइनस ऑफ KC। ठीक है, अगर सेम मास लिया हमने, सेम लेंथ लिया हमने, तो उस केस में UC माइनस UA हमेशा सेम के बराबर। तो क्या ये भी कांस्टेंट?
और इसमें कैसा टर्म, तो कुछ mv² वाला टर्म आएगा, हाँ है ना। और वही पार्ट किस में आएगा, टेंशन वाले एक्सप्रेशन में भी। क्या वही पार्ट किस में आएगा, टेंशन वाले एक्सप्रेशन में भी, हाँ है ना। mv² वाला टर्म भी तो आएगा। तो फिर वो क्या होगा, जो चेंज इन टेंशन आएगा वो भी क्या होगा, सेम। क्या ये पॉइंट अब क्लियर हुआ। चेंज इन टेंशन की बात कर रहा हूं मैं, यहां और यहां हमेशा टेंशन सेम हो ये नहीं बोल रहा मैं, चेंज इन टेंशन की बात कर रहा हूं मैं, चेंज इन टेंशन की बात कर रहा हूं मैं। एक बार देखो यार, जरा समझते हैं इसको, ढंग से सुन लो। यहां पे टेंशन T लिख के देखो, T इक्वल्स टू mg प्लस mu²/L, हाँ है ना। ऊपर लिखोगे क्या लिखोगे, T प्लस mg इक्वल्स टू mv²/L के बराबर। यहां मान लो T1 यहां T2 है ना, T1 माइनस T2 करो, एक काम करते हैं, T2 इक्वल्स टू क्या लिखोगे, mv²/L माइनस ऑफ mg के बराबर। अरे ये लिखेंगे ना, T2 इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, mv²/L माइनस ऑफ mg। अगर हम यहां से काम करें कि T2 माइनस T1 करें, T2 माइनस T1, तो देखना जरा क्या आएगा, mv²/L माइनस mu²/L, ठीक है। और ये कितना, तो माइनस ऑफ 2mg के बराबर, ठीक है। ये बताओ सही है गलत, तो इक्वेशन तो यही मिलेगा अपने को। T2 माइनस T1 की बात हो रही है, T2 माइनस T1 की बात हो रही है, ऐसे कर लो T1 माइनस T2, क्यों, क्योंकि यहाँ का टेंशन ज्यादा। तो T1 माइनस T2 की बात करें तो वो कितना आएगा, 2mg माइनस mu²/L, माइनस नहीं प्लस, माइनस mv²/L के बराबर, हाँ या ना। पहले ये बताना जरा, हाँ कि ना, ये बताओ भाई, क्या ये चीज आया हमें, T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 2mg प्लस mu²/L माइनस mv²/L। क्या एक बात सोचो, m मास कांस्टेंट तो ये कांस्टेंट, हाँ है ना। और मैंने क्या बोला कि डेल्टा U की वैल्यू जो है वो ये हमेशा कांस्टेंट, तो क्या डेल्टा K भी कांस्टेंट, ये बताओ। डेल्टा U कांस्टेंट तो डेल्टा K कांस्टेंट क्या, तो डेल्टा K कांस्टेंट यानी इसमें क्या आएगा, हाफ mv² माइनस हाफ mu², यही तो टर्म आएगा भाई। यानी 1/2 mv² माइनस ऑफ mu² जो आएगा ये कांस्टेंट आएगा। यहां से देखो यही पार्ट आ रहा है, तो जब ये कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट तो क्या ये भी कांस्टेंट। एक बार सोचो, यहां पे टेंशन मैंने क्या लिखा, T1 माइन इक्वल्स टू mg प्लस mu²/L, यहाँ पे T2 प्लस mg इक्वल्स टू mv²/L लिख दिया मैंने। T2 की वैल्यू ये उठा के पुट कर दी मैंने, इसको इधर ले गया। मैंने क्या किया, T1 माइनस T2 कर रहा हूं, T1 माइनस T2 करने पे ये पूरा पार्ट आ रहा है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे यही आएगा, क्लियर। अब एक बात सोचो, T1 माइनस T2 में क्या जब सेम मास के लिए बात हो तो क्या ये 2mg कांस्टेंट, क्या ये 2mg कांस्टेंट, और हमें क्या आ रहा है, m/L तो कांस्टेंट है, बचा कौन सा, u² माइनस v²। और वो चीज अगर देखे तो डेल्टा U हमेशा ही कांस्टेंट, क्योंकि ये यहां से 2mgl ही तो जा रहा है भाई, कितना 2mgl, कितना चेंज आ रहा है 2mgl का। तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट, और उसमें से देखे तो v² माइनस u² वाला टर्म भी क्या आएगा, कांस्टेंट। तो फाइनली ये पार्ट भी कांस्टेंट, इसीलिए ये भी कांस्टेंट होता है। क्या ये क्लियर हुआ अब समझ आया ये चीज, फटाफट बोलो। लेकिन वो सेम लेंथ और सेम मास के लिए बात कर रहे हैं अपन, हाँ है ना। चलो इसीलिए जो अपना आ रहा है वो mg आ रहा है, 6 mg। चलो अब इसका तीसरा पार्ट जो 37 वाला है, सभी घर से कर लोगे। अब जो 37 वाला पार्ट है वो खुद से कर लोगे। मैंने क्या बोला कि जब यहां से 37 डिग्री पे है तो वहां वेलोसिटी बता दो और टेंशन बता दो, वेलोसिटी v बता दो और टेंशन बता दो, ठीक है। चलो तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं।
कि मोशन ऑफ बॉल या मोशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन अ सरफेस, ऑन अ स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस। चलो यार देखो अब पहले यहां से देखो, मान लो एक ऐसा स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है भाई, ऐसा स्फेरिकल सरफेस है, उसी से ड्रॉ करते हैं यार, अच्छा लगता है। ये रहा स्फेरिकल सरफेस, है ना। अब हमने क्या किया, यहां से देखो एक स्फेयर है ये, यहां पे हमने एक ब्लॉक ले लिया कोई एम मास का, यहां पे देख लो कोई एम मास का ब्लॉक ले लिया मैंने, और इसका जो रेडियस लिया ना मैंने वो कैपिटल आर है भाई, किसका, इसका रेडियस कैपिटल आर। पहले ध्यान से देखना, इसका जो रेडियस है वो किसके बराबर है, कैपिटल आर के, और ये मास स्मॉल एम है। मैंने इसको वी वेलोसिटी, यू वेलोसिटी दे दी यहाँ पे। और हमें अब क्या करना है, तो जब ये यहां से थीटा एंगल पे पहुंचेगा तो उस समय इसकी वेलोसिटी बतानी है, और इसके ऊपर एक नॉर्मल लगेगा इस डायरेक्शन में, हाँ या ना ये बताना जरा। एक नॉर्मल लगेगा ऊपर के डायरेक्शन में, तो हमें वेलोसिटी और नॉर्मल निकालना है। ठीक है, सवाल समझ आया पहले, एक तरह सवाल तरीके से ही कर रहे हैं, बाकी है कॉन्सेप्ट बाकी, ठीक है। चलो क्लियर यहां तक, पहले फटाफट बोलो हाँ या ना। तो चले यार, अब यहां से इसका एबीटी बनाए तो यहाँ पे नीचे की तरफ एक mg फोर्स लगेगा, नॉर्मल इधर की तरफ, और सेंट्रीफ्यूगल जो होगा क्या वो इस डायरेक्शन में लगेगा, किसके बराबर, तो m इंटू वी स्क्वायर अपॉन कितना, कैपिटल आर के, m इंटू वी स्क्वायर अपॉन कितना, कैपिटल आर के, यही आएगा। ये थीटा, तो ये एंगल भी किसके, थीटा के बराबर, ये पैरेलल है। जहां नहीं समझ आए पूछ लेना बेटा, यहाँ ध्यान से देखो, ऊपर नॉर्मल, ऊपर एम वी स्क्वायर भैया, नीचे एम जी, यहाँ ये थीटा, ये रेडियस आर के बराबर। अब एक बात देखो, मैं अगर ये हाइट निकालना चाहता हूं, ये वाला पार्ट जो होगा वो आर कॉस थीटा के बराबर, ये कितना, ये आर कॉस थीटा के, तो ये वाला कितना होगा, तो ये पार्ट होगा आर माइनस आर कॉस थीटा। क्या यहां तक सभी को क्लियर, और मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लेता हूँ, यही सब रिक्वायरमेंट है अपनी, क्लियर सभी को, पहले फटाफट बोलो हाँ है ना। देखो इक्वेशन वही आएगा फोर्स का और एनर्जी का, बस लिखने का तरीका पता होना चाहिए और कुछ नहीं है, क्लियर। चलो यार फिर अब यहां से देखते हैं हम लोग, u तो 0 हो गया, हम लोग को वेलोसिटी लिखना है, पहले एनर्जी का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो यहां से मैं काम करता हूं, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं a, और इस पॉइंट को नाम दे देता हूं b का। तो ये क्या आएगा, यू ए प्लस के ए इक्वल्स टू यू बी प्लस के बी के बराबर। यू ए की वैल्यू अगर देखे तो क्या 0, हाँ है ना, यू ए की वैल्यू अगर देखे तो क्या 0 के बराबर, समझ आया पहले, यू ए की वैल्यू देखे तो क्या 0 के बराबर। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए देखे तो कितना आएगा, हाफ एम इंटू यू स्क्वायर इक्वल्स टू, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए जो होगा हाफ एम यू स्क्वायर। यू बी की वैल्यू तो देखो यार, एक बार सोचो, ये नीचे आया है, तो जब आप रेफरेंस लेवल से नीचे जाते हो तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, हाँ या ना, पहले ये बताओ। जब आप रेफरेंस लेवल से नीचे जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, ऊपर जाओगे तो इंक्रीज, यानी पॉजिटिव नेगेटिव। नीचे कितना आया है, आर माइनस आर कॉस थीटा, तो क्या आएगा, माइनस ऑफ m इंटू जी इंटू आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर, और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, तो चलो भाई लिख देते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहां से देखते हैं क्या क्या कट पिट रहा है यहाँ से, तो चलो यार यहाँ से क्या कटेगा, तो चलो m कैंसिल आउट, ये m और ये भी m कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, तो हमें वी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, जैसा हमने क्या किया था, कल v की वैल्यू निकाल ली थी, फिर वहां से देख लिया था v कब 0 होगा, फिर n कब 0 होगा। तो देखो यार v की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे कितना,
ये 1/2 से साथ में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं यू स्क्वायर, और इस पूरे को इधर भेज रहा हूं प्लस 2m नहीं होगा 2g इंटू आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर, और ये किसकी वैल्यू होगी वी स्क्वायर। क्या बोलते हो, क्लियर? हाँ या ना? वी स्क्वायर की वैल्यू यही आएगी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हाँ क्लियर। अब एक दूसरा इक्वेशन हम कौन सा लिखते हैं, नॉर्मल यानी फोर्स का इक्वेशन। तो हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया यानी रेस्ट पे दिखेगा हमें। तो चलो यार, n प्लस फोर्स का इक्वेशन अगर हम लिखे n प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू किसके बराबर, तो mg का एक कंपोनेंट इधर की तरफ mg cos थीटा कितना आएगा mg cos थीटा, यानी n इक्वल्स टू किसके बराबर, तो mg cos थीटा माइनस m इंटू वी स्क्वायर बाई आर। भाई ये इक्वेशन भी समझ आया क्या सभी को? पहले ये बताओ, दो इक्वेशन ऐसे सवाल में लिखने का मैंने तरीका सिखा दिया, ये पहला इक्वेशन ये दूसरा इक्वेशन। सवाल इक्वेशन लिखने का बस तरीका सीखना अपने को, सवाल तो सारे अपने आप हो जाएंगे। अब एक बात सोचो, कभी कभी ऐसा देखा होगा जब भी अगर आपको एक ऐसा सिस्टम दिया गया होगा ना, तो जैसे अगर आप प्रोजेक्ट करते हो ना, प्रोजेक्ट करते हो तो होता क्या है, पहले ये चीज देख लो एक बार। प्रोजेक्ट करते हो तो एक समय ये आता है कि ये स्लाइड करते जाता है, और एक समय आएगा कि किसी एंगल के बाद ये ऐसे चला जाता है, ये कांटेक्ट लूज करके ये ऐसे चला जाता है। सही बात। ऐसा नहीं होता कि ये ब्लॉक पूरा ऐसे स्लाइड करते जाता है, ऐसा नहीं होता है। ये ब्लॉक किसी ना किसी एक एंगल पे आकर के ये कांटेक्ट लूज कर ही देता है। सही बात। कांटेक्ट लूज वो करेगा ही करेगा। अब उस समय जब कांटेक्ट लूज करेगा तो नॉर्मल कितना, 0। अगर कांटेक्ट ही नहीं रहा तो नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर। हाँ है ना? तो नॉर्मल 0, तो हमें वो थीटा निकालना है कि जहां पे नॉर्मल क्या हो, 0 हो। तो अगर नॉर्मल 0 अगर हमें देखना है तो नॉर्मल कहाँ पे 0 होगा, तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है भाई। तो यहां अगर नॉर्मल 0 हो जाए, तो नॉर्मल 0 हो जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल इक्वल्स टू 0, यानी कांटेक्ट विल लूज, कांटेक्ट विल लूज। कांटेक्ट अगर लूज होगा तो n इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा, mg cos थीटा इक्वल्स टू m इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। m से m कैंसिल आउट हुआ, यानी cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर, वी स्क्वायर बाई आर जी। cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर, वी स्क्वायर बाई आर जी। और वी स्क्वायर की वैल्यू ये रही भाई, वी स्क्वायर की वैल्यू ये, यहां से उठा के पुट कर दो तो ये कितना है, तो यहां से उठा के पुट करोगे तो ये एक वैल्यू कौन सी आएगी, कहां पे थीटा 0 होगा, तो cos थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर की वैल्यू यानी यू स्क्वायर प्लस 2gr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन किसके, तो आर जी के। एक मिनट, यहां से अगर देखें, यहां पे हमें क्या मिल गया, ये वेलोसिटी मिल गई, cos थीटा इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, वी स्क्वायर बाई आर जी। वी स्क्वायर की वैल्यू अपने पास ये आ रही है। ठीक है, मान लेते हैं ये जो थीटा है ना, इसको हम कोई अल्फा मान लेते हैं। ये तो हमारा, एक बात सोचो जरा, ये ध्यान रखना, जैसे कल भी हमने माना था क्या, कि जहां पे नॉर्मल जैसे 0 हो रहा था उसको cos बीटा मान लिया था, जहां पे वेलोसिटी 0 हो रही थी उसको हमने क्या ले लिया था, वहां पे कोई अल्फा एंगल ले लिया था। तो यहाँ पे भी मैं इसको क्या ले लेता हूँ, cos अल्फा। क्या ले लेता हूँ, cos अल्फा। ठीक है, cos अल्फा ले लेता हूँ। अब यहां से अगर देखें तो cos अल्फा की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, वी स्क्वायर की वैल्यू अब पुट कर दो, यू स्क्वायर प्लस 2g इंटू कैपिटल आर इंटू, जब ये अल्फा एंगल पे अगर नॉर्मल 0 हो रहा है, कोई अल्फा एंगल पे अगर नॉर्मल 0 हो रहा है, तो उस समय वेलोसिटी कितनी, 1 माइनस कॉस अल्फा। हाँ है ना, 1 माइनस कॉस अल्फा के बराबर, अरे यही लिखेंगे ना वी स्क्वायर की वैल्यू, तो अपॉन कितना, तो अपॉन आर इंटू जी। यहां से अगर सॉल्व करें तो हम क्या लिखेंगे, आर जी कॉस अल्फा इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gr माइनस 2gr इंटू कॉस अल्फा। ठीक है,
इसको इधर लाते हैं, किसके बराबर, 3GR cos अल्फा इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2GR, और यहां से हम cos अल्फा की वैल्यू किसके बराबर, तो यू स्क्वायर प्लस 2GR और अपॉन कितना, 3GR के बराबर। कुछ उसी से कल जो रिजल्ट आया था उससे मिलता जुलता रिजल्ट आ रहा है ये चीज, हाँ है ना। यानी ये वो एंगल अल्फा है जहां पे ये नॉर्मल जो होगा वो 0 होगा और उसके बाद ये ब्लॉक ऐसे चला जाएगा। समझ आया पहले, ये बताओ भाई, क्लियर हुआ ये चीज कि नहीं, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, ये बताओ। चलो यार फिर सवाल लिखो, अगला सवाल। यहाँ पे ये नहीं याद नहीं करना है, वो तो अपने को बस निकालना आना चाहिए, जो रिजल्ट है वो निकालने आना चाहिए, ठीक है। ये रिजल्ट आपको बस याद करने आना, याद रखने आना चाहिए। चलो एक बात देखो, यहाँ पे ये रेडियस मान लो R है, ये रेडियस कितना है, R के बराबर। यहां से थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री के एंगल पे, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री के एंगल पे एक स्मॉल एम मास का जो ब्लॉक है वो रिलीज किया गया है। क्या किया गया है, रिलीज किया गया है। रेडियस R ले लो। पहला सवाल यही है, फाइंड नॉर्मल एट द टाइम ऑफ रिलीजिंग, एट द टाइम ऑफ रिलीज। रिलीज के टाइम पे हमें नॉर्मल की वैल्यू निकालनी है। जस्ट रिलीज किया यानी वेलोसिटी 0, रिलीज किया यानी वेलोसिटी 0। रिलीज किया यानी वेलोसिटी तो 0 आएगी भाई, तो बस वहां नॉर्मल निकालो। काफी आसान सवाल है, एक लाइन का सवाल है, ज्यादा टाइम दूंगा भी नहीं बेटा। एक बात देखो यहाँ पे, इसका अगर एफबीडी बनाए हम लोग, क्या मिलेगा अपने को, ऊपर के डायरेक्शन में एक नॉर्मल, और जस्ट रिलीज किया है भाई, तो इसमें तो कुछ ये लगने वाला है नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगेगा। ये मान लो स्मॉल एम मास है, mg नीचे लगेगा, ये 30 डिग्री, ठीक है। ऊपर नॉर्मल लगेगा, नीचे कौन सा, mg। अब एक बात सोचो, अगर इसकी वेलोसिटी 0 है तो ये तो रेस्ट पे रहेगा, तो इसके पास अगर देखो तो इस डायरेक्शन में कितना आएगा, mg cos 30 डिग्री, mg cos 30 डिग्री। आगे चल के थोड़ा डायग्राम बनाना है इसमें, इसको ऐसे ही रहने दे। तो हम बात करें अगर, तो इस वाले केस में क्या आएगा, ऊपर नॉर्मल, नीचे mg cos 30 डिग्री, क्या लगेगा, तो n इक्वल्स टू mg cos 30 डिग्री यानी किसके बराबर, तो रूट cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है ना, तो √3/2 mg के बराबर, ठीक है। दूसरा सवाल, थीटा की वैल्यू निकालनी है व्हेन ब्लॉक विल, या ऐसे लिखो व्हेन नॉर्मल इक्वल्स टू 0। थीटा की वैल्यू निकालनी है जब हमारे पास क्या हो, नॉर्मल जो हो वो 0 हो। थीटा की वो वैल्यू जब नॉर्मल क्या हो, 0 हो, या इसको ऐसे भी बोल देंगे यानी कांटेक्ट लूज करे। क्या ये एक बात बताओ, ये सवाल कर लोगे क्या, ये हो जाएगा, ये यही पे करना है, ये बताओ, हो जाएगा ये यही पे करोगे, यही करेंगे। चलो फिर करो फटाफट जल्दी यार, आप इसको करके लाना थोड़ा अच्छे से, आंसर मैं बताता हूँ, इसको ढंग से करके ले आना आप लोग। एक दो सवाल मुझे और देने हैं इसमें, ये हो जाएगा। पहले एक बात बताओ, ये घर से ढंग से करके लाना, इसमें थोड़ा सा आपको कंपोनेंट लेकर के ढंग से सॉल्व करना है, ठीक है। एक सवाल तो ये आ गया। दूसरा इसी का सी पार्ट क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताना है अपने को, डिस्टेंस ट्रेवल्ड
बाई ब्लॉक व्हेन n इक्वल्स टू 0, वही बात है कि इट विल लूज कांटेक्ट। मान लो अगर इस एंगल पे अगर लूज कर रहा है ना, ये अगर थीटा है भाई, तो हमें ये वाला डिस्टेंस बताना है। ध्यान से सुन लो सवाल पहले क्या है, मतलब हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है एस। ठीक है भाई, ये मान लो थीटा आपने निकाल लिया। यहां से देख लो आंसर में बता देता हूँ, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/√3 आएगा। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/√3। अब ये वैल्यू आ गई तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू L/R आएगा, आना चाहिए। मतलब एस की वैल्यू निकालनी है अपने को। किसकी वैल्यू, एस की वैल्यू निकालनी है। थीटा बाई कॉस थीटा, आंसर बेटा 1/√3। ठीक है, और इसकी वैल्यू मैं बता देता हूँ, कॉस थीटा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 54.73 डिग्री। बाकी अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करके आप अपना थीटा इक्वल्स टू L/R लगा सकते हो। सी पार्ट में बोल रहा हूं मैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक बिफोर n व्हेन n इक्वल्स टू 0, मतलब यहां से लेके यहां तक आने में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो बताना अपने को। क्या ये चीज समझ आई? हाँ या ना? क्लियर हो गया ये चीज? फटाफट बोलो, एक और सवाल देना अपने को। चलो एक सवाल लिखो, ये काफी अच्छा सवाल है, ढंग से सॉल्व करना, इसको ट्राई करना। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि एक पार्टिकल हमने यहाँ सस्पेंड कर रखा है, ठीक है। इसको वेलोसिटी हमने दे दिया है कितना, √2gl। एक मिनट रुक जाओ। पार्टिकल इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, यहां से फिक्स्ड पॉइंट से हमने एक सस्पेंड कर रखा है। इस स्ट्रिंग की लेंथ है 5 मीटर, और इसकी वेलोसिटी कुछ ये दे रखी है कि जब ये 8 मीटर तक पहुंचता है, यानी ये हाइट हमें कितनी दे रखी है, ये हाइट हमने दे रखी है 8 मीटर। जब ये 8 मीटर की हाइट पे पहुंचता है तो इस पॉइंट पे टेंशन टी जो हो रहा है वो 0 हो जा रहा है, ठीक है। ये टेंशन टी जो हो रहा है वो कितना, 0। ये 5 मीटर और ये पूरा 8 मीटर है। तो यहां पे हमें वेलोसिटी बतानी है, यहां की वेलोसिटी। और दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट, पहला पार्ट तो यही है कि v बतानी है, और दूसरा मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई द बॉल आफ्टर t इक्वल्स टू 0, मतलब टाइम, जो टाइम नहीं है, टेंशन है भाई। जब टेंशन जो है वो 0 हो जाए उसके बाद हमें देखना है कि मैक्सिमम वो कितना और ज्यादा ऊंचा जाएगा, ठीक है। क्या ये समझ आया सभी को? फटाफट बोलो ये चीज क्लियर। सवाल समझ आ गया सभी को? चलो यार, तो फिर अब ये आपका पहले ये वाला पार्ट खत्म हो गया, वर्टिकल